बीरबल ने सिखाया समझदारी का पाठ। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें दरबार पर बिखेर रहा था। पिछले दिन की उलझन भरी घटना को भूलकर बादशाह अकबर ने आज एक नया प्रश्न उठाया जिसने सभी दरबारियों को हैरान कर दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैं एक अजीब सी उलझन में हूं। मुझे लगता है कि राजकोष में भरा सारा सोना बेकार है यदि उसका उपयोग सही समय पर न हो। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। न कोई रत्न, न कोई हथियार, बल्कि ऐसी चीज जो हर स्थिति में मनुष्य के काम आए। सभी दरबारी इस अजीब सवाल पर कानाफूसी करने लगे, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, वो वस्तु दिखाई नहीं देती पर जीवन के हर क्षण में मौजूद रहती है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है, सिद्ध करो कि तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। वो जानते थे कि बादशाह को समझदारी का पाठ सिखाने के लिए उन्हें किसी बड़ी खोज पर नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत शहर का दौरा शुरू किया, लेकिन उनका ध्यान अमीरों की संपत्ति पर नहीं, बल्कि सामान्य लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर था। बीरबल ने शहर के एक भीड़ भरे चौराहे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वहां उन्होंने 2 पड़ोसियों को देखा जो सदियों पुरानी एक दीवार की सीमा को लेकर जोरदार बहस कर रहे थे। दोनों ही व्यक्ति धनी नहीं थे, लेकिन उनका अहंकार उनकी जेब से कहीं ज्यादा बड़ा था। वे घंटों से चिल्ला रहे थे, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे, जबकि समस्या इतनी छोटी थी कि उसे एक साधारण पत्थर रखकर आसानी से सुलझाया जा सकता था। बीरबल चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने महसूस किया कि उनका क्रोध और झगड़े में बर्बाद हो रहा समय ही वो प्रमाण है जिसकी उन्हें तलाश थी। ये लोग अपनी रोजमर्रा की शांति को महज 1 फुट जमीन के लिए दांव पर लगा रहे थे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपने मन में सोचा, जहांपनाह जिस अदृश्य वस्तु की बात कर रहे हैं वो यही है, जिसके होने से साधारण जीवन सरल हो जाता है और जिसके अभाव में सबसे छोटी बात भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। उन्होंने धीरे से उन झगड़ते हुए पुरुषों के पास जाने का निर्णय लिया ताकि वे उन्हें व्यावहारिक समझदारी का महत्व समझा सकें। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और दोनों क्रुद्ध पुरुषों के बीच खड़े हो गए। उनकी शांत पर अधिकारपूर्ण उपस्थिति ने झगड़ रहे दोनों किसानों को एक पल के लिए चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। आप लोग इस 1 फुट जमीन के लिए अपनी ऊर्जा और संबंधों को नष्ट कर रहे हैं। बीरबल ने उनसे सीधा प्रश्न पूछने के बजाय जमीन की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। बीरबल नीचे झुके और उस विवादित स्थान की मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली। उन्होंने उस मिट्टी को हवा में उछाला, जिससे धूल का एक छोटा सा बादल बन गया। देखो, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, ये मिट्टी कितनी सस्ती है। तुम दोनों चिल्ला रहे हो कि ये तुम्हारी है, लेकिन क्या तुम में से कोई इस धूल को खा सकता है? या क्या ये तुम्हारे खेतों को पानी देगी? ये तो महज धूल है जो यही रह जाएगी। कल जब तुम दोनों हारकर अपने घर जाओगे तो ये जमीन यही खड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हारा खोया हुआ समय, तुम्हारा अपमान और तुम्हारी रातों की नींद, क्या तुम उसे वापस खरीद पाओगे? बीरबल की बातों में छिपी समझदारी का पहला झोंका उन दोनों के चेहरों पर पड़ा। दोनों किसान चुपचाप खड़े थे। उनके माथे का पसीना और आंखों का गुस्सा अब गहरी शर्मिंदगी में बदल चुका था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे एक निर्जीव मिट्टी के टुकड़े के लिए अपनी शांति, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी दोस्ती दांव पर लगा रहे थे। बीरबल ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। ये तो तुम्हारी मूर्खता का आईना है। यदि तुम दोनों इस टुकड़े को बराबर बांटकर इस पर पेड़ लगाते हो, फल उगाते हो और अपने बच्चों के लिए शांति का बीज बोते हो, तो ये जमीन तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत बन जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे केवल लड़ने के लिए इस्तेमाल करते रहोगे, तो ये धूल का ढेर तुम्हारे
और तुम्हारे परिवारों के लिए अभिशाप बन जाएगा। उन्होंने किसानों की ओर देखा। समझदारी इसमें नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, समझदारी इसमें है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो जो तुम्हारे पास है। यह सुनकर एक किसान तुरंत आगे बढ़ा और दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और आजीवन मित्रता निभाने का संकल्प लिया। किसानों ने तुरंत जमीन पर खींची गई सीमाओं को मिटा दिया। उन्होंने हाथ में फावड़ा थामकर एक दूसरे को गले लगाया और उस विवादित भूमि पर मिलकर पहली फसल बोने का संकल्प लिया। वे समझ गए थे कि शत्रुता में 1 इंच जमीन भी अभिशाप होती है, जबकि सद्भाव में पूरा मैदान वरदान बन जाता है। ये अनूठा और भावनात्मक समाधान देखकर बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, अकबर ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, तुमने हमें फिर सिखाया कि न्याय का अर्थ केवल कानून की किताब पलटना नहीं होता। सच्चा न्याय तो वो है जो हृदय परिवर्तन कर दे। तुमने मिट्टी के विवाद को मानवता के प्रेम में बदल दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, समझदारी सिर्फ हासिल करने में नहीं, बल्कि बांटने और छोड़ने में भी है। जो व्यक्ति संतोष की दौलत पा लेता है, उसे धरती का कोई भी टुकड़ा छोटा नहीं लगता। दरबार ने बीरबल की बुद्धिमानी की जय जयकार की। दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की जय जयकार कुछ देर तक गूंजती रही। तभी एक दरबारी, जिसे बीरबल की बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी, ने साहस जुटाकर कहा, माफ करना जहां पनाह, पर संतोष की बातें करना आसान है। असली समझदारी तो तब है जब किसी बहुमूल्य वस्तु का त्याग करने का समय आए। और बीरबल तब भी शांत रहे। अकबर ने उस दरबारी की चुनौती को उत्सुकता से सुना। बीरबल ने उस दरबारी की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तुम ठीक कहते हो मित्र, समझदारी केवल ज्ञान बटोरने में नहीं, बल्कि सही समय पर उसे छोड़ने में भी है। सुनो, मैं तुम्हें एक और पाठ पढ़ाता हूं। बीरबल ने अपनी उंगली से एक कीमती सोने की मोहर उतारकर जमीन पर रख दी। इस मोहर का मूल्य राजकोष के लिए मामूली है, पर इसके त्याग का मूल्य अनमोल है। मैंने लालच का एक छोटा सा बीज सबके सामने नष्ट कर दिया। जिसने संतोष की दौलत पाली, उसके लिए धरती की दौलत मात्र मिट्टी के समान है। बीरबल की इस त्वरित क्रिया और गहरी व्याख्या ने दरबारी को शर्मिंदा कर दिया। दरबारी ने तुरंत सिर झुकाया। उसकी आंखों में गहरी आत्मनिंदा थी। उसने विनती करते हुए कहा, बीरबल जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अहंकारवश ये भूल गया था कि धन का उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसे त्यागने का सामर्थ्य हो। क्षमा करें, मैंने आपकी बुद्धिमानी को केवल शब्दों तक सीमित समझा। बादशाह अकबर, जो इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ध्यान से देख रहे थे, खड़े हुए। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, देखा दरबारी, बीरबल का हर कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक गहरे दर्शन को छिपाए रखता है। समझदारी सिर्फ ज्ञान बटोरने में नहीं होती, बल्कि ये जानने में होती है कि कब और कहां अपने ज्ञान और अपनी संपत्ति दोनों को मुक्त किया जाए। अकबर ने जमीन पर पड़ी सोने की मोहर उठाई और दरबारी को सौंपते हुए कहा, यह मोहर अब तुम्हारी है, पर इसका मूल्य इसके सोने में नहीं, बल्कि उस पाठ में है जो तुमने आज सीखा। असली समझदार वही है जो दूसरों को भी समझदार बना सके। दरबार बीरबल की अनूठी शिक्षण विधि की प्रशंसा में गूंज उठा। अकबर ने मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। आपका तरीका हमेशा अनोखा होता है बीरबल। मोहर तो दरबारी को मिल गई और पाठ भी स्पष्ट है, परंतु आपने ये जटिल नाटक रचा ही क्यों? क्या सीधे शब्दों में समझाना पर्याप्त नहीं था कि ज्ञान और धन को कब मुक्त करना चाहिए? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, ज्ञान केवल कानों से सुनकर नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करके सीखा जाता है। मैंने दरबारी को सिखाया कि संपत्ति का अर्थ केवल सोने के ढेर नहीं होते,
असली संपत्ति वो अवसर होती है जब आप जानते हैं कि अपने पास मौजूद चीज, चाहे वो समय हो, ज्ञान हो या मोहर, को सही समय पर सही उद्देश्य के लिए त्याग देना है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी कसकर बंद रखता है वो कभी भी नई समझ को ग्रहण नहीं कर पाता। मैंने उन्हें मोहर सौंपने का अभ्यास कराया ताकि अगली बार वो अपनी समझदारी को उपयोग करने से न हिचकिचाएं। समझदारी का पाठ तब पूरा होता है जब वो व्यवहार में उतर जाए। इस उत्तर ने अकबर को संतुष्ट कर दिया और उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की शिक्षाएं केवल दरबार के लिए नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए मूल्यवान थी। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। बीरबल, तुम सचमुच असाधारण हो। तुमने सिखाया कि समझदारी केवल जानने में नहीं बल्कि उसे उचित समय पर क्रियान्वित करने में निहित है। संतुष्ट होकर उन्होंने उस दरबारी को पुनः दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वो दरबारी वापस आया तो उसके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था। वो विनम्रता पूर्वक झुका और बीरबल को धन्यवाद दिया। उसने स्वीकार किया कि मोहर को सौंपने का वह छोटा सा अभ्यास दरअसल अपनी संकीर्ण सोच और अड़ियलपन को त्यागने का बड़ा पाठ था। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल की इस पद्धति को राज्य के अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी शामिल किया जाएगा ताकि सब ये समझ सके कि ज्ञान का प्रवाह तभी बना रहता है जब उसे बांटने और सही समय पर उपयोग करने का साहस हो। उस दिन से वो दरबारी न केवल अधिक समझदार बना बल्कि साम्राज्य के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का उदारतापूर्वक उपयोग करने लगा। बीरबल का ये पाठ पीढ़ियों तक याद रखा गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बीरबली पाठ या समझदारी का अभ्यास शीघ्र ही शासन कला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वर्षों बाद साम्राज्य पर एक बड़ा आर्थिक संकट छा गया। पड़ोसी राज्यों से व्यापारिक समझौते टूटने लगे और सरकारी खजाना तेजी से खाली होने लगा। अकबर चिंतित थे, लेकिन इस बार दरबारियों ने अलग ढंग से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी मोहरें कसकर पकड़ने के बजाय बीरबल द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों ने तुरंत एक खुली बैठक बुलाई। हर अधिकारी ने अपने अपने क्षेत्र की जानकारी निडर होकर सामने रखी। उन्होंने याद किया कि कैसे संकीर्ण सोच एक मोहर को दबाकर रखती है, जबकि साझा ज्ञान पूरे साम्राज्य को समृद्ध कर सकता है। एक युवा कोषाधिकारी ने कृषि उपज पर आधारित एक नई कर नीति का प्रस्ताव रखा, जिसे अन्य अधिकारियों ने तुरंत आवश्यक जमीनी सहयोग देकर समर्थन दिया। ज्ञान के इस त्वरित और सामूहिक उपयोग ने कुछ ही महीनों में राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर ला दिया और एक बार फिर यह सिद्ध हुआ कि सबसे बड़ा धन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बल्कि सही समय पर उपयोग की गई सामूहिक समझदारी होती है। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिर्फ एक आर्थिक संकट से नहीं उबारा बल्कि मेरी सोच की दरार को भी भरा। मैं पहले मानता था कि ज्ञान एक व्यक्तिगत शक्ति है जिसे बांटने से वो क्षीण हो जाती है, पर आज मैंने देखा कि जब उसे मुक्त किया जाता है तो वो कई गुना बढ़ जाती है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ज्ञान तो बहते जल के समान है। यदि उसे एक पात्र में भरकर रखा जाए तो वो सड़ जाता है, परंतु यदि उसे खेतों में बहा दिया जाए तो वो फसल देता है। आपने केवल सही समय पर उस जल को मुक्त करने का साहस दिखाया। समझदारी का पाठ तो पहले से ही आपके दरबार के अधिकारियों के पास था, मैंने तो बस उस पर लगी मोहर हटाई। इस घटना के बाद बादशाह अकबर ने राज्य के हर महत्वपूर्ण निर्णय में व्यक्तिगत राय के बजाय सामूहिक विचार विमर्श को प्राथमिकता दी और इस प्रकार बीरबल ने उन्हें सच्चे नेतृत्व की परिभाषा समझाई। इस नई सोच का परिणाम शीघ्र ही पूरे राज्य में दिखाई देने लगा। अब राज्य के अधिकारी अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का खुलकर प्रयोग करने लगे, जिससे प्रशासन में अद्भुत सुधार आया। पहले जहां कई जटिल समस्याएं महीनों तक उलझी रहती थी, वहीं अब सामूहिक विचार विमर्श के कारण वे शीघ्रता से और अधिक न्यायपूर्ण तरीके से सुलझने लगी। बादशाह अकबर ने महसूस किया
कि बीरबल की असली कला समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि लोगों को अपनी छिपी हुई समझदारी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना थी। अब दरबार का माहौल तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और सम्मान से भर गया। अकबर ने समझा कि सच्चा नेतृत्व स्वयं प्रकाश बनने में नहीं, बल्कि दूसरों के भीतर के दियों को जलाने में निहित है। इस प्रकार बीरबल ने केवल एक समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि बादशाह के नेतृत्व की नींव को ही और अधिक मजबूत कर दिया। इस परिवर्तन के बाद बादशाह अकबर ने अपनी शासन शैली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। वो अब किसी भी जटिल मामले में सीधा आदेश देने के बजाय पहले मंत्रियों और दरबारियों से उनके विचार और संभावित उपाय पूछते थे। उन्होंने न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना सीखा, बल्कि पूरे दरबार को सक्रिय रूप से सोचने और अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस नई प्रणाली से सभी को ये महसूस हुआ कि उनके दृष्टिकोण का मूल्य है और उनमें अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई। बीरबल अब भी दरबार में थे, लेकिन उनका कार्य समस्याओं को सुलझाना कम और सही प्रश्न पूछकर दूसरों की समझदारी को दिशा देना अधिक हो गया था। अकबर ने सीखा था कि एक महान राजा वो नहीं होता जो सब कुछ जानता हो, बल्कि वो होता है जो सबको सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करता हो। इसी समझदारी के पाठ के कारण राज्य में न्याय और सद्भाव की लहर दौड़ गई और प्रजा अत्यंत सुखी हुई। ये बदलाव केवल दरबार तक सीमित नहीं रहा। कुछ समय बाद राज्य के दूर दराज के प्रांतों से भूरा जस वितरण को लेकर एक जटिल समस्या उठी। पिछले समय में अकबर तुरंत बीरबल की ओर देखते और त्वरित चमत्कारी समाधान की अपेक्षा करते, लेकिन अब राजा ने धैर्य रखा। उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों, राजस्व अधिकारियों और यहां तक कि प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कोई समाधान नहीं मांगा, बल्कि केवल इतना कहा, बीरबल, मुझे उस मार्ग पर प्रकाश डालो जिस पर चलकर हम सब इस समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक ऐसा संतुलित प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा को अलग अलग दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अकबर ने अपनी सभा के सदस्यों की संयुक्त बुद्धि का उपयोग किया और शीघ्र ही एक ऐसा सर्वसम्मत समाधान निकल आया जो सभी के लिए न्यायसंगत था। राजा को अब यह विश्वास हो गया था कि सच्ची समझदारी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि एक साझा प्रयास का फल होती है। राज्य की सफलता का श्रेय अब दरबार के हर सदस्य को जाता था। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। शाबाश बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ एक समस्या का हल नहीं किया, बल्कि हमें एक अमूल्य पाठ पढ़ाया है। सच्ची समझदारी अहंकार को त्याग कर सबके विचारों को सुनने और उन्हें संतुलित करने में निहित है। मैं अब तक सोचता था कि राजा का निर्णय ही अंतिम होता है, पर आज समझा कि सही प्रश्न पूछने वाला ही असली गुरु होता है, न कि केवल उत्तर देने वाला। उस दिन के बाद दरबार की कार्यशैली पूरी तरह बदल गई। अब हर निर्णय से पहले अकबर ये सुनिश्चित करते थे कि बीरबल जैसा कोई व्यक्ति, चाहे वो बीरबल स्वयं हो या कोई अन्य, एक ऐसा मौलिक प्रश्न अवश्य पूछे जो समस्या को नए आयाम से प्रस्तुत करे। दरबार में पहली बार सदस्यों के चेहरे पर आपसी सहयोग और संतुष्टि का भाव झलक रहा था। राज्य के मामलों में अब हर मंत्री पहले से ज्यादा उत्साह और जिम्मेदारी से भाग लेने लगा। बीरबल ने केवल अपनी जगह को मजबूत नहीं किया, बल्कि ये भी स्थापित किया कि सर्वश्रेष्ठ शासन सामूहिक विवेक से ही संभव है। ये बदलाव केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के सबसे दूरस्थ कोनों तक महसूस किया गया। एक दिन राज्य के दक्षिणी प्रांत में एक जटिल जल विवाद उत्पन्न हुआ। दो शक्तिशाली जमींदार पानी के बंटवारे को लेकर लड़ने को तैयार थे और स्थिति दंगा फसाद में बदल सकती थी। पिछली व्यवस्था में राजा का सीधा फैसला लागू होता, भले ही वो एक पक्ष को संतुष्ट न कर पाए। किंतु इस बार दरबार ने जल्दबाजी नहीं की।
अकबर ने सभी मंत्रियों को बारी बारी से बोलने का अवसर दिया। अंत में बीरबल ने विवाद की बारीकियों को समझने के बाद केवल एक सरल प्रश्न किया, क्या जलस्रोत को शत्रु मानने के बजाय उसे साझा संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है? इस एक प्रश्न ने सभी मंत्रियों की सोच बदल दी। उन्होंने एक नया सिंचाई तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया, जिससे दोनों पक्षों को पर्याप्त जल मिला। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी का पाठ अब केवल दरबार की नीति नहीं, बल्कि हमारे राज्य का स्थायी स्वभाव बन गया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी शाही गद्दी से उठकर बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, बादशाह ने धीरे से कहा, तुम हमेशा सबसे मुश्किल गांठ को एक ही वार में खोल देते हो। ये कला तुम्हें कहां से मिली? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, समझदारी कोई जादू नहीं है। ये केवल ये देखने की कोशिश है कि दोनों पक्षों को क्या चाहिए, न कि ये कि वे क्या खोना चाहते हैं। जब हम किसी समस्या को दीवार की तरह देखते हैं तो हम केवल झगड़ा करते हैं, लेकिन जब हम उसे पुल की तरह देखते हैं तो समाधान और रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अकबर ने गहरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उस दिन से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बीरबल की पुल बनाने वाली इस नीति का उपयोग राज्य के हर छोटे बड़े निर्णय में किया जाए। इस व्यवहारिक बदलाव के कारण मुगल साम्राज्य में न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ी, बल्कि न्याय और सद्भाव का एक नया युग भी प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। बीरबल का सरल प्रश्न अब पूरे राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया था। इस सिद्धांत को अपनाने के कुछ महीनों बाद साम्राज्य के दो सीमावर्ती प्रांतों अवध और मालवा के बीच एक गंभीर जल विवाद उत्पन्न हो गया। मामला एक छोटी नदी के बहाव को मोड़ने का था, जिसके कारण मालवा में सूखे की स्थिति बन रही थी। तनाव इतना बढ़ गया कि गवर्नरों ने तलवारें खींच ली। अकबर चिंतित थे, क्योंकि बल का प्रयोग न्याय के उनके नए सिद्धांत के खिलाफ था। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने शांत चित्त से मामले को सुना और कहा, जहांपनाह, ये नदी दीवार नहीं है, ये दोनों प्रांतों के बीच मैत्री का पुल बन सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि नदी को मोड़ने के बजाय दोनों प्रांत मिलकर उसमें छोटे छोटे बांध और जल संग्रह केंद्र, वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स बनाएं, जिनका उपयोग दोनों क्षेत्र बारी बारी से करें। इसके साथ ही विवादित क्षेत्र में एक साझा फल उद्यान लगाया जाए, जिसकी उपज दोनों प्रांतों में बराबर बांटी जाए। इस रचनात्मक समाधान से जहां तनाव खत्म हुआ, वहीं दोनों प्रांतों में सहयोग और साझेदारी की एक नई मिसाल कायम हो गई। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि न्याय हमेशा बंटवारे में नहीं, बल्कि साझा निर्माण में निहित होता है। सम्राट अकबर इस अद्भुत सूझबूझ और रचनात्मक न्याय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और भरे दरबार में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि एक तलवार दो हिस्सों को काट सकती है, लेकिन एक विचार दो दिलों को जोड़ सकता है। यह समाधान मात्र न्याय नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल इतना किया कि लोगों को यह दिखाया कि प्रकृति किसी एक की जागीर नहीं है, बल्कि वो सबका साझा खजाना है। समस्या का मूल कारण पानी की कमी नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास की कमी थी। जब हमने उन्हें साझा लाभ का रास्ता दिखाया, तो विवाद स्वयं ही समाप्त हो गया। इस घटना के बाद साझा निर्माण का यह सिद्धांत पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गया और अकबर ने इस प्रकार के समन्वयपूर्ण समाधानों को राज्य के अन्य छोटे मोटे विवादों में भी अपनाने का आदेश दिया। उस दिन दरबार ने सीखा कि सच्ची समझदारी केवल समस्याओं को सुलझाने में नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने में होती है। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि शक्ति का उपयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। सच्चा राजा वह है जो समस्या की जड़ को प्रेम और तर्क से काटता है,
न कि केवल तात्कालिक परिणाम देखता है। कुछ दिनों तक दरबार में शांति रही, पर जल्द ही एक नया और पेचीदा विवाद खड़ा हो गया। राज्य के दक्षिणी छोर पर दो पड़ोसी जमींदारों के बीच एक पुराने आम के पेड़ को लेकर वर्षों से झगड़ा चल रहा था। एक जमींदार दावा करता था कि पेड़ उसकी भूमि पर उगा है, जबकि दूसरा कहता था कि फल उसके हैं, क्योंकि उसकी ओर शाखाएं अधिक झुकी हुई थी। ये मामला इतना बढ़ गया था कि स्थानीय अधिकारी इसे सुलझाने में असफल रहे और दोनों पक्ष हथियार उठाने को तैयार थे। खींचते हुए अकबर ने ये फाइल बिरबल की तरफ बढ़ाई। अब इस मूर्खतापूर्ण विवाद को देखो। एक फल के पेड़ के लिए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति लड़ रहे हैं। बताओ, यहां तुम्हारा साझा निर्माण का सिद्धांत कैसे लागू होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर फाइल ली। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस आम के पेड़ की जड़ में ही समझदारी का पाठ छुपा है। लालच को साझा लाभ में बदलना बहुत आसान है, बस दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। बीरबल ने तत्काल मामले को सुलझाने के लिए उस गांव की यात्रा की, जहां मीर जुल्फिकार और सेठ धन्नालाल के बीच तनाव चरम पर था। गांव पहुंचकर उन्होंने दोनों प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने सामने बुलवाया। दोनों अपनी अपनी दावेदारी के पक्ष में गर्जना कर रहे थे। एक कागजात लहराता था तो दूसरा अपने बुजुर्गों की वसीयत की दुहाई देता था। बीरबल ने उनकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने पहले आम के पेड़ के चारों ओर घूमकर उसका बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने देखा कि पेड़ की मुख्य जड़ें वास्तव में दोनों की सीमाओं पर फैली हुई थी। शांत और स्थिर स्वर में बीरबल ने अपना निर्णय सुनाया। ये पेड़ काटा नहीं जाएगा। जब इसकी जड़ें दोनों की भूमि से पोषण ले रही हैं, तो ये पूरी तरह से किसी एक का कैसे हो सकता है? आज से ये पेड़ राज्य की साझा संपत्ति घोषित किया जाता है, परंतु इसका प्रबंधन आप दोनों करेंगे। मैं कल आपको एक ऐसा साझा निर्माण समझाऊंगा जिससे इसका हर फल आपके लिए लाभ लेकर आएगा, न कि विवाद। अगले दिन सुबह होते ही दोनों पड़ोसी और गांव के कुछ लोग फिर से उसी आम के पेड़ के नीचे उपस्थित हुए। बीरबल अपने साथ कुछ कुशल कारीगरों को लेकर आए थे। उन्होंने कारीगरों को निर्देश दिया कि वे पेड़ के तने के चारों ओर जमीन से कुछ इंच ऊपर एक छोटी गोलाकार मेड़, दीवार का निर्माण करें। इस मेड़ में दो छोटे प्रवेश द्वार रखे गए, एक पहले पड़ोसी की ओर और दूसरा दूसरे की ओर। बीरबल ने समझाया, ये मेड़ इस पेड़ की साझा सीमा है। अब से जो फल पेड़ से टूटकर इस मेड़ के अंदर गिरेगा, वो राज्य के भंडार में जाएगा, जिसका उपयोग पेड़ की देखभाल और गांव के साझा कार्यों में होगा। परंतु जो फल अपनी डाल से लुढ़ककर तुम्हारी अपनी भूमि की ओर गिरेगा, वो तुम्हारा होगा। उन्होंने आगे कहा, अब ये निर्माण साझा है तो इसकी देखभाल भी साझा होगी। यदि एक ने पानी दिया और दूसरे ने अनदेखी की, तो पूरे गांव का नुकसान होगा। जिस तरह जड़ें बंटी हुई हैं, उसी तरह तुम्हारी समृद्धि भी अब सहयोग पर टिकी है। दोनों पड़ोसियों ने सिर झुकाकर बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। कुछ सप्ताह बीत गए। बीरबल के न्याय को स्वीकार करने के बाद भी दोनों पड़ोसियों के मन में पहले थोड़ी हिचक थी, लेकिन फलों की चिंता ने उन्हें एक साथ ला दिया। दोनों को पता था कि यदि उन्होंने मिलकर देखभाल नहीं की तो पेड़ सूख जाएगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वे बारी बारी से पेड़ को सींचने लगे और सुनिश्चित किया कि मिट्टी उपजाऊ रहे। जल्द ही आम का वो पेड़ जो पहले विवाद का कारण था, अब सहयोग और सद्भावना का प्रतीक बन गया। उसकी डालियां पहले से कहीं ज्यादा घनी और मजबूत हो गई। जब आम पूरी तरह से पके तो वे इतने अधिक थे कि मेड़ पर गिरने वाले फलों से भंडार भी भर गया, जिसका उपयोग गांव के तालाब की मरम्मत में किया गया। वहीं उन्हें अपने अपने हिस्से में भी प्रचुर मात्रा में फल मिले। पड़ोसियों ने महसूस किया कि बीरबल का फैसला केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये मूर्खता पर समझदारी की विजय थी। उनका झगड़ा अब गहरी मित्रता में बदल चुका था।
गांव में ये कहानी सदियों तक सुनाई जाने लगी। लोग अब छोटे मोटे विवादों को तुरंत बीरबल के सुलझाए हुए आम के पेड़ के उदाहरण से जोड़कर देखने लगे। उन्होंने सीखा कि किसी भी चीज को बांटकर नष्ट करने के बजाय उसे साझेदारी से बढ़ाने में ही सच्ची समझदारी है। बीरबल का ये न्याय केवल उन दो पड़ोसियों तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे समुदाय की सोच को बदल दिया। अगली बार जब गांव में किसी मेड़ या कुएं को लेकर मतभेद हुआ तो किसी ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। पड़ोसियों ने तुरंत मिलकर काम किया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने आम के पेड़ की देखभाल की थी। जब बादशाह अकबर को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को शाबाशी देते हुए कहा, मित्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि संपत्ति बांटने से कम होती है, लेकिन समझदारी बांटने से बढ़ती है। तुमने ईर्ष्या की जड़ काट दी और सद्भाव का फल उगाया। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये केवल समझदारी नहीं, ये जीवन जीने का सरलतम तरीका है। बादशाह अकबर ने अपने मुकुट को सहलाया और एक विचारमग्न मुद्रा में कहा, बीरबल, तुम्हारी इस सहज विधि ने मुझे एक और बड़ी समस्या का हल दिया है। हमारे विशाल राज्य में भी कई बार छोटे छोटे विवाद जो आपसी बातचीत से सुलझ सकते हैं, बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं। क्या ये समझदारी का बीज पूरे साम्राज्य में बोया जा सकता है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, पेड़ हमेशा ऊपर से नहीं, जड़ से सींचा जाता है। यदि हर परिवार, हर मोहल्ला अपने छोटे छोटे मसलों को खुद हल करने की जिम्मेदारी लेगा तो न्याय के महल तक केवल वही मामले पहुंचेंगे जिनमें वास्तव में शाही हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। समझदारी केवल उपदेश देने से नहीं आती, बल्कि जिम्मेदारी लेने और पड़ोसियों के प्रति सहानुभूति रखने से जन्म लेती है। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों की ओर देखा और घोषणा की कि अब से पड़ोसियों के बीच सद्भाव और आपसी समझ को प्रोत्साहित करने वाले नागरिकों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। ये घटना सिर्फ दो पड़ोसियों के बीच आम के पेड़ का निपटारा नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई शासन प्रणाली की नींव थी, जिसमें समझदारी को सबसे बड़ी दौलत माना गया। राज्य में इस घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। नागरिकों ने छोटे मोटे झगड़ों को दरबार तक ले जाने के बजाय आपसी बातचीत और समझौते से सुलझाना शुरू कर दिया। दरबारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में समझदारी दूतों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता करना था। परिणाम स्वरूप शाही दरबार में फालतू मुकदमों की भीड़ कम हो गई और बादशाह अकबर को अब महत्वपूर्ण राज्य मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का पर्याप्त समय मिला। बीरबल की चतुराई और समस्या समाधान की अनूठी कला की धाक पूरे साम्राज्य में फैल गई। आम के पेड़ का वह साधारण विवाद वास्तव में एक महान परीक्षा थी, जिसने सिद्ध किया कि वास्तविक न्याय और बुद्धिमत्ता केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने और दूसरों की भावनाओं को समझने में निहित है। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें सिर्फ एक समस्या का हल नहीं दिया था, बल्कि शासन कला का सबसे मौलिक सिद्धांत सिखाया था। अकबर ने इस मौलिक सिद्धांत को ग्रहण करने के बाद अपने शासन में एक गहरा बदलाव महसूस किया। उन्होंने तुरंत बीरबल को गले लगाया और कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाया है वो सैकड़ों किताबों के ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि न्याय केवल कानूनी रूप से सही न हो, बल्कि मानवीय रूप से भी उचित हो। बादशाह ने बीरबल को उस दिन एक विशेष राजकीय भेंट देने की घोषणा की, ताकि उनके असाधारण योगदान को सम्मानित किया जा सके, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा सम्मान आपके संतुष्ट चेहरे और प्रजा के सुखी जीवन में निहित है। असली समझदारी ये जानने में है कि शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है। यदि मैं आपकी सेवा करके आपके दिल में जगह बना सका तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अकबर उनकी निस्वार्थ बुद्धि से और भी प्रभावित हुए। इस घटना के बाद बीरबल केवल समस्या समाधान करता नहीं रहे, बल्कि बादशाह के सबसे विश्वसनीय सलाहकार और साम्राज्य की नैतिक दिशा के मार्गदर्शक बन गए।
ये समझदारी का पाठ पीढ़ियों तक दोहराया जाने वाला था। अकबर अब बीरबल को सिर्फ मुश्किलों के हल के लिए नहीं बुलाते थे, बल्कि हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उनकी राय लेते थे। बादशाह ने महसूस किया कि बीरबल की निस्वार्थ बुद्धि उन्हें राजकाज चलाने में एक नई दृष्टि प्रदान करती है, ऐसी दृष्टि जो केवल शक्ति पर नहीं बल्कि नैतिक संतुलन पर आधारित थी। साम्राज्य में जब भी कोई जटिल मामला सामने आता, जहां कानून और मानवीयता के बीच टकराव होता, तो बादशाह तुरंत बीरबल की ओर देखते। एक बार दरबार में दो ऊंचे ओहदे के अधिकारियों के बीच एक मामूली गलती के लिए कठोर दंड देने या माफ करने पर बहस छिड़ गई। अकबर असमंजस में थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हर गलती के लिए कठोरता जरूरी है या कभी कभी दया दिखाना भी बुद्धिमानी है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, असली समझदारी ये पहचानने में है कि न्याय का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, विनाश नहीं। दया दिखाना शक्ति का दुरुपयोग नहीं, बल्कि उसका सर्वोच्च उपयोग है, क्योंकि जो शासक क्षमा करना जानता है वही प्रजा के दिलों पर राज करता है। इस समझदारी ने अकबर को निर्णय लेने में तुरंत स्पष्टता दी और साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हो गई। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से अपने हृदय में उतारा। उनका माथा गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जिस कर्मचारी ने छोटी गलती की थी उसे दरबार में लाया जाए। जब वो भयभीत कर्मचारी कांपते हुए खड़ा हुआ, तो अकबर ने कठोरता के बजाय करुणापूर्ण स्वर में कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए मृत्युदंड नहीं, बल्कि सुधार का एक अवसर दिया जाता है। जाओ और अपनी लगन तथा ईमानदारी से ये सिद्ध करो कि तुम मेरे साम्राज्य के उपयोगी नागरिक हो। इस निर्णय को सुनकर दरबारी स्तब्ध रह गए। कठोर दंड की अपेक्षा ये क्षमादान न्याय का एक नया अध्याय था। उस कर्मचारी ने कृतज्ञता से बादशाह के चरण छुए और आजीवन निष्ठा की शपथ ली। बीरबल ने संतोष की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा। उन्होंने दिखा दिया था कि सच्ची समझदारी प्रतिशोध में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्य में निहित होती है। इसके बाद दरबार में गलती करने वालों के प्रति न्याय का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता का स्थायी प्रभाव था। इस घटना के कुछ दिन बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। वे अभी भी बीरबल के न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि राजदंड का प्रयोग केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास और सुधार लाने के लिए होना चाहिए। पर क्या हर गलती इतनी ही क्षमा योग्य होती है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, समझदारी यही है कि हम गलती को गलती करने वाले व्यक्ति से अलग देखें। अपराध मनुष्य की कमजोरी है, किंतु उसे सुधरने का अवसर देना शासक की शक्ति। एक कुशल माली पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ता, बल्कि उसे सींचकर सही दिशा देता है। यदि कर्मचारी ने काम में कमी की, तो हमें देखना होगा कि क्या उसकी नीयत खराब थी या सिर्फ उसकी क्षमता में कमी। सच्ची बुद्धिमत्ता नीयत को पढ़ने में है, न कि जल्दबाजी में दंड देने में। अकबर ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और गहरा हो गया था। अकबर कुछ देर विचारमग्न रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बीरबल, तुमने मेरे शासक होने की परिभाषा बदल दी। मैं हमेशा परिणाम देखता था, पर अब कारण भी देखूंगा। उस कर्मचारी का मामला, जिसे हमने काम में लापरवाही के कारण कठोर दंड देने का निर्णय लिया था, अब तुम क्या सुझाते हो? बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, मेरी राय में उसे एक अंतिम अवसर दिया जाए। हम उसे एक नया, छोटा और सरल कार्य सौंपे, जिसमें उसकी क्षमता का सही आकलन हो सके। यदि वो उस कार्य को लगन और समर्पण के साथ करता है, तो इसका अर्थ है कि पिछली चूक क्षमता की कमी के कारण थी, न कि दुर्भावना के कारण। उसे बर्खास्त करने के बजाय उसे समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अकबर ने तुरंत ये निर्देश जारी किया। कुछ ही दिनों बाद जब उस कर्मचारी ने अपनी पूरी जान लगाकर नया कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया,
तो अकबर ने उसकी पदोन्नति की, ये दिखाते हुए कि सच्ची समझदारी दंड में नहीं बल्कि सुधार में निहित होती है। ये घटना दरबार में एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा था कि कठोरता ही प्रशासन का आधार है, पर तुमने सिद्ध किया कि सच्चा न्याय दंड में नहीं बल्कि अवसर और प्रशिक्षण में निहित है। इस निर्णय से केवल उस कर्मचारी का ही भला नहीं हुआ बल्कि पूरे राज्य के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा। वे समझ गए कि गलतियां करने पर उन्हें सुधरने का मौका मिलेगा, न कि तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। अकबर ने उस दिन ये गहराई से समझा कि एक महान शासक का काम सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि अपने लोगों में निहित सर्वोत्तम क्षमता को पहचानना और उसे विकसित करना भी है। बीरबल की ये छोटी सी सलाह एक स्थायी नीति बन गई, जिसने अकबर के शासनकाल को और भी न्यायपूर्ण और मानवीय बना दिया। तभी से बीरबल की समझदारी के किस्से न्याय के नए मापदंड बन गए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करते रहे। नीतियों में सुधार होने के बावजूद कुछ दरबारियों के मन से अहंकार नहीं गया था। वे अब भी मानते थे कि उनकी धन दौलत और पद उन्हें आम नागरिकों से ऊपर रखते हैं। ऐसी ही एक घटना तब घटी जब राज्य के एक शक्तिशाली जमींदार, जिसने दरबार में नया प्रभाव प्राप्त किया था, ने एक गरीब किसान की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। जमींदार ने सोचा कि नई नरम नीतियां उसे बचा लेंगी और वो मामूली जुर्माना भरकर छूट जाएगा। किसान न्याय के लिए रोता हुआ बादशाह के दरबार पहुंचा। अकबर अत्यधिक क्रोधित हुए, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनके नए न्यायपूर्ण शासन का अपमान था। उन्होंने फौरन जमींदार को कठोरतम दंड देने का मन बनाया, लेकिन बीरबल ने बादशाह को रोका और विनम्रता से कहा, जहां अपना समझदारी ये कहती है कि दया की नीति केवल उन पर लागू होती है जो अनजाने में गलती करते हैं, उन पर नहीं जो जानबूझकर व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं। इस जमींदार को सबक सिखाने का तरीका कुछ और ही होना चाहिए, जो ये स्पष्ट करे कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या जमींदार। अकबर की आंखों में तुरंत ही गहन रुचि झलक उठी। उन्होंने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, तो बीरबल, बताओ वो तरीका क्या है जिससे न्याय भी हो और व्यवस्था का सम्मान भी स्थापित हो सके। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, वो जमींदार अत्यंत घमंडी है और धन के बल पर कानून को तुच्छ समझता है। उसे साधारण कारावास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे उसके अहंकार की सीमा दिखानी होगी। मेरा निवेदन है कि उस जमींदार को आदेश दिया जाए कि वो जिस कर्मचारी का अपमान किया था, उसे 1 वर्ष तक अपनी हवेली में रखे और शाही सुविधाओं के साथ उसकी सेवा करे। साथ ही अगले 1 महीने तक जमींदार को उस कर्मचारी के अधीन वही साधारण कार्य करना होगा जो वो करता था, और उसे वही मामूली वेतन दिया जाएगा। अकबर ये सुनकर पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान आ गई। ये तो सचमुच अनूठा दंड है बीरबल। ये दंड धन को नहीं बल्कि मनुष्य के आत्मसम्मान और कानून की बराबरी को महत्व देगा। जाओ और इस आदेश को तुरंत लागू करो। आदेश तुरंत शाही मुहर के साथ जमींदार की हवेली पहुंचाया गया। पहले तो जमींदार ने इसे अपने कुल का सबसे बड़ा अपमान समझा और विद्रोह करने का प्रयास किया, लेकिन जब शाही सैनिक वहां निगरानी के लिए तैनात हो गए तो उसे मजबूरी में बीरबल के आदेशों का पालन करना पड़ा। हवेली में अजीब नजारा था। जिस कर्मचारी का उसने अपमान किया था, वो अब आरामदायक शैया पर विश्राम कर रहा था, और कभी अभिमानी रहा जमींदार सुबह जल्दी उठकर बाल्टी भर भर कर पानी ला रहा था और जमीन पर झाड़ू लगा रहा था। पहले दिन ही जमींदार को ज्ञात हुआ कि शारीरिक श्रम कितना कठिन होता है। 1 सप्ताह में ही उसके हाथ पैर दर्द करने लगे और उसका घमंड चूर होने लगा। उसे पहली बार ये अनुभव हुआ कि 1 दिन की मामूली मजदूरी के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, और कैसे एक छोटा सा अपमान भी किसी का आत्मसम्मान तोड़ सकता है।
बीरबल का यह दंड केवल सजा नहीं, बल्कि स्वयं को दूसरे की जगह रखकर देखने का एक कड़वा मगर जरूरी पाठ था। एक सप्ताह बीत गया। जब जमींदार को पुनः दरबार में पेश किया गया तो उसके चेहरे पर घमंड का कोई निशान नहीं था। वो थका हुआ जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई विनम्रता झलक रही थी। उसने झुककर बीरबल के सामने अपना माथा टेका और कांपते हुए स्वर में कहा, माफ कीजिए महामंत्री जी, मुझे अब ज्ञात हुआ कि मैंने गरीबों और श्रमिकों का कितना अपमान किया था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेहनत की रोटी कमाना कितना कठिन होता है और दूसरों के प्रति दयालुता क्यों आवश्यक है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह दंड तुम्हारी संपत्ति छीनने के लिए नहीं था जमींदार, यह तुम्हारे मन से अहंकार की धूल हटाने के लिए था। अब तुम न केवल एक अमीर आदमी हो, बल्कि एक समझदार और दयालु मनुष्य भी बन चुके हो। बादशाह अकबर भी इस बदलाव से प्रभावित हुए। उन्होंने जमींदार को मुक्त कर दिया, जिसने प्रण लिया कि वो भविष्य में सदैव न्याय और सम्मान के साथ व्यवहार करेगा। इस प्रकार बीरबल ने सिर्फ न्याय ही नहीं किया, बल्कि एक अहंकारी व्यक्ति को मानवता का सच्चा पाठ भी सिखाया। बादशाह अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने ये साबित किया कि दंड देना न्याय का एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि सुधार लाना ही सच्चा न्याय है। जिस तरह तुमने उस अहंकारी जमींदार को बिना उसका धन छीने उसे मानवता का मूल्य सिखाया, वो अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, ये सब आपकी ही बुद्धिमत्ता का प्रकाश है। संपत्ति तो केवल एक साधन है जो क्षण भर में नष्ट हो सकती है, लेकिन जो समझदारी और दयालुता एक बार मन में घर कर जाए, वही मनुष्य का सच्चा खजाना है। मनुष्य के भीतर की सद्बुद्धि ही उसे महान बनाती है, न कि उसकी तिजोरी का आकार। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण सोच की प्रशंसा करते हुए सहमत हुए। उस दिन सभी ने सीखा कि किसी को बदलने के लिए कठोरता से अधिक प्रभावी उपाय अक्सर सही मार्गदर्शन और समझदारी का पाठ होता है। महाराज अकबर, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुन रहे थे, अपने आसन से उठे। उनकी आंखों में बीरबल के प्रति गहरा सम्मान और संतोष का भाव था। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तलवार की धार से ज्यादा तेज बुद्धि की धार होती है। तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं सुधारा, बल्कि पूरे दरबार को मानवता का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी न्यायाधीशों और प्रशासकों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए, कठोर दंड अंतिम उपाय होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पहले सही मार्गदर्शन और समझदारी के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए। इस घोषणा से दरबार में हर्ष और शांति का वातावरण छा गया। सभी ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमानी ने साम्राज्य को भौतिक धन से परे एक अनमोल नैतिक संपत्ति प्रदान की थी, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ना निश्चित था। ये नया दृष्टिकोण केवल शाही घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के हर प्रशासनिक स्तर पर इसका असर दिखाई देने लगा। न्यायालयों में अब दंड देने से पहले अपराध के मूल कारण और अपराधी की सामाजिक आर्थिक मजबूरी को समझने पर विशेष जोर दिया जाने लगा। जहां पहले छोटी सी गलती पर भी भारी जुर्माना लगाया जाता था, अब न्यायाधीश पहले सुधारात्मक उपाय सुझाते थे। बीरबल ये सुनिश्चित करते रहे कि ये परिवर्तन केवल सतही न हो। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने भी कई ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत की जहां उन्हें अपनी नई नीति की परीक्षा देनी पड़ी। एक अवसर पर उन्होंने एक ऐसे गरीब चरवाहे के मामले को सामने रखा जिसने अनजाने में राज्य के महत्वपूर्ण मार्ग पर अवरोध उत्पन्न कर दिया था। बीरबल ने तर्क दिया, हुजूर, समझदारी कठोरता में नहीं, बल्कि व्यक्ति की आवश्यकताओं को पहचानने में है। जब हम कारण को समझते हैं तो समाधान स्वतः ही मिल जाता है। इस नए युग में अकबर का साम्राज्य दंड की शक्ति से नहीं,
बल्कि सहिष्णुता और समझ के धागे से बंधा हुआ अधिक मजबूत और न्यायपूर्ण बन गया। अकबर ने बीरबल के तर्क को महत्व दिया और चरवाहे को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। चरवाहे ने भयभीत होते हुए बताया कि वर्षा की कमी के कारण उसके पशु प्यासे थे और उस मार्ग से होकर जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो एकमात्र जल स्रोत की ओर जाता था। बीरबल ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा, हुजूर, कारण स्पष्ट है। मार्ग अवरोध दुर्भावना का परिणाम नहीं, बल्कि भूख और प्यास की विवशता है। कठोर दंड देने से उसकी समस्या हल नहीं होगी, लेकिन यदि हम उस मार्ग से हटकर उनके लिए एक वैकल्पिक जल कुंड की व्यवस्था कर दें, तो मार्ग भी सुगम रहेगा और प्रजा का हित भी सधेगा। अकबर ये सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत उस स्थान पर नया जलकुंड बनवाने का निर्देश दिया। ये निर्णय बीरबल की दूरदर्शिता का प्रमाण था, दंड देने के बजाय समस्या के मूल कारण को हटाना। उस दिन अकबर ने गहराई से महसूस किया कि न्याय केवल कानून के पालन में नहीं, बल्कि मानवता और समझदारी के संतुलन में निहित है। नए जलकुंड के निर्माण के बाद न केवल किसानों की प्यास बुझी, बल्कि उस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिली। गांव में चारों ओर बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें केवल दरबारी नहीं, बल्कि संकटमोचक, समस्याओं का समाधान करने वाला मानने लगे। कई दिनों बाद जब अकबर एकांत में बैठे थे, तो उन्होंने इस घटना पर मनन किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रारंभिक विचार दोषी को कठोर दंड देने का कितना संकीर्ण, सीमित था। बीरबल ने उन्हें सिखाया था कि शासन का अर्थ केवल नियम लागू करना नहीं है, ये लोगों की भावनाओं और वास्तविक संघर्षों को समझना भी है। यदि न्याय में दया और समाधान का तत्व शामिल न हो, तो वो निरर्थक है। अकबर ने मन ही मन स्वीकार किया कि बीरबल की उपस्थिति उनके शासनकाल की सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे ये दिखाया कि न्याय की तलवार चलाने से पहले समझदारी की दृष्टि खोलनी पड़ती है। अब मैं ये समझ गया हूं कि क्रोध में उठाया गया कोई भी कदम अंततः अन्याय की ओर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस निर्णय की समीक्षा करो जिसके कारण इतना अधिक आक्रोश और दुख उत्पन्न हुआ था। मैंने बिना पूरी स्थिति को समझे कठोर दंड का आदेश दिया था। अकबर ने तुरंत अपनी भूल सुधारने की पहल की। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, आपकी महानता इसी में है कि आप गलती स्वीकार करने और उसे सुधारने का साहस रखते हैं। न्याय केवल दंड देने में नहीं है, बल्कि वो समस्या को जड़ से समझने और स्थायी समाधान खोजने में निहित है। प्रजा को डर से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से शासित किया जाना चाहिए। बीरबल की बातों से अकबर का मन शांत हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे भविष्य में अपनी भावनाओं को न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बनने देंगे। दरबार में उपस्थित सभी दरबारीगण उस दिन ये देखकर दंग रह गए कि कैसे बीरबल ने बिना किसी टकराव या चुनौती के सम्राट को इतना बड़ा पाठ सिखा दिया था। वो पाठ था धैर्य और समझदारी का, जो किसी भी शासन की असली नींव होती है। उस दिन से अकबर के न्याय करने के तरीके में एक स्पष्ट और स्थायी परिवर्तन आया। अकबर अब किसी भी मामले पर तुरंत आवेशपूर्ण फैसला लेने की बजाय पहले उसके हर पहलू पर गहराई से विचार करते थे। उन्होंने सीख लिया था कि न्याय की तराजू को संतुलन में रखने के लिए शांत मन और निष्पक्ष दृष्टि आवश्यक है। राज्य में न्याय की गुणवत्ता इतनी सुधर गई कि दूर दराज के प्रांतों में भी उनकी समझदारी के किस्से सुनाए जाने लगे। जहां पहले लोग डरते थे, वहीं अब वे खुले मन से अपनी शिकायतें लेकर दरबार आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका पक्ष सुना जाएगा और उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलेगा। सम्राट ने सार्वजनिक रूप से कई बार स्वीकार किया कि बीरबल की सलाह ने उन्हें केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा लोकसेवक बनने में मदद की थी। बीरबल का सम्मान अब केवल राज दरबार तक सीमित नहीं था। वो पूरे साम्राज्य के लिए विवेक और साहस का जीवित प्रतीक बन गए थे। उनके सिखाए गए
समझदारी के पाठ ने मुगल सल्तनत की नींव को और भी मजबूत कर दिया था। इस उत्कर्ष काल में भी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थी। अक्सर कुछ स्वार्थी और धूर्त लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते थे। एक बार दरबार में एक ऐसा मामला आया जहां साम्राज्य के कुछ धनी लोगों ने कानूनी दावपेंच का उपयोग करके गरीब किसानों की जमीन हड़प ली थी। कागजात तो उनके पक्ष में थे, लेकिन न्याय की भावना पूरी तरह से कुचली जा चुकी थी। सम्राट अकबर असमंजस में पड़ गए। वे कानून के खिलाफ नहीं जा सकते थे, पर अन्याय होते देख भी नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, कानून आंखें बंद कर लेता है, पर विवेक नहीं। तुम ही बताओ, इस जाल से कैसे निकलें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, न्याय केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि उन नियमों के पीछे की नीयत को पहचानना भी है। उन्होंने तुरंत एक ऐसी नई न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जिसमें केवल लिखित साक्ष्य नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता को भी आधार बनाया गया। बीरबल के इस समझदारी के पाठ ने धनी लोगों की चालों को बेनकाब कर दिया और किसानों को उनकी जमीन वापस मिल गई। ये घटना पूरे साम्राज्य में बीरबल के ज्ञान की धाक जमा गई। बीरबल द्वारा स्थापित न्याय का ये नया मापदंड जल्दी ही जनवरी से जनवरी की जुबान पर चढ़ गया। बादशाह अकबर इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि भविष्य के सभी बड़े न्यायिक फैसलों में विवेक को विधि से ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा शासन केवल कानून की किताब से नहीं, बल्कि दिल और समझदारी से चलता है। हालांकि कुछ दरबारी जो पुराने और कठोर नियमों के समर्थक थे, बीरबल की इस नई पद्धति से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि कानून को इतना व्यक्तिगत और लचीला नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने दबे स्वर में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल ने नियमों को अपनी मनमर्जी से तोड़मरोड़ दिया है। एक शाम मुख्य न्यायाधीश ने भरे दरबार में अकबर के सामने ये प्रश्न उठाया कि क्या नियत को साबित करने का कोई कानूनी पैमाना हो सकता है जिस पर हर बार भरोसा किया जा सके? बीरबल ने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार की और कहा, हुजूर, नियत साबित करने के लिए किसी कानूनी पैमाना की नहीं, बल्कि एक सच्चे आईने की जरूरत है, और मैं वो आईना दिखाने को तैयार हूं। अगले ही दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुमति ली और घोषणा करवाई कि वो नियत के आईने को प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करेंगे। ये परीक्षा राजदरबार के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों और कुछ चुने हुए नागरिकों के लिए अनिवार्य होगी। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अपनी नाक-भौं सिकोड़ी, लेकिन सम्राट की आज्ञा थी, इसलिए उन्हें चुप रहना पड़ा। बीरबल ने सबके सामने एक बड़ा बंद संदूक रखवाया। उन्होंने कहा, हुजूर, इस संदूक में राज्य का सबसे कीमती रहस्य है, जिसे मैं हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिखाऊंगा। इसके बाद सभी को एक साधारण आदेश का पालन करना होगा। जो व्यक्ति आदेश का पालन करने के बावजूद ये साबित कर पाएगा कि उसकी नीयत निस्वार्थ थी, वही मेरे तर्क का समर्थन करेगा। इसके बाद बीरबल ने मुख्य न्यायाधीश सहित सभी दरबारियों को एक एक करके संदूक के पास बुलाया। जब हर कोई देख चुका तो बीरबल ने आदेश दिया, आप सबको आज रात मेरे लिए एक विशेष काम करना है। ये काम गुप्त रखना है और इसमें आपको एक विशेष उपहार मिलेगा, लेकिन इस उपहार का उपयोग आप केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं। इसे कल सुबह बिना किसी कारण के नष्ट कर देना है। ये अजीबोगरीब फरमान सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अगली रात बीरबल के गुप्त दूतों ने मुख्य न्यायाधीश और बाकी दरबारियों के घर जाकर उन्हें वो उपहार सौंपा। वो उपहार सोने की मोहरों से भरी एक भारी थैली थी। मोहरों को देखकर सब चौंक गए और तभी उनके मन में लालच और बीरबल की आज्ञा के बीच एक तीव्र द्वंद्व शुरू हो गया। कुछ ने सोचा कि ये बीरबल की कोई चाल है, कुछ ने सोचा कि इतना धन बिना कारण नष्ट करना सरासर मूर्खता होगी।
अगले दिन सुबह दरबार में गहमा गहमी थी। बादशाह अकबर उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें भी बीरबल का ये अजीब प्रयोग समझ नहीं आ रहा था। बीरबल ने एक गंभीर मुद्रा धारण की और मुख्य न्यायाधीश सहित सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए पूछा, मान्यवर, मैंने आपको जो उपहार दिया था, क्या आपने उसे मेरे निर्देशानुसार बिना किसी कारण के नष्ट कर दिया? ये प्रश्न सुनकर मुख्य न्यायाधीश के चेहरे पर पसीना आ गया। वे कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर हकलाते हुए बोले, बीरबल, इतनी बहुमूल्य मोहरों को नष्ट करना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमानी नहीं थी। मैंने उसे सुरक्षित रख लिया है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने यही स्वीकार किया कि वे धन नष्ट करने का जोखिम नहीं उठा पाए थे। कई दिनों बाद जब अकबर एकांत में बैठे थे, तो उन्होंने इस घटना पर मनन किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रारंभिक विचार दोषी को कठोर दंड देने का कितना संकीर्ण, सीमित था। बीरबल ने उन्हें सिखाया था कि शासन का अर्थ केवल नियम लागू करना नहीं है, ये लोगों की भावनाओं और वास्तविक संघर्षों को समझना भी है। यदि न्याय में दया और समाधान का तत्व शामिल न हो, तो वो निरर्थक है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरे प्रश्न का उत्तर अब स्पष्ट है। आप सबने इतनी बहुमूल्य मोहरों को नष्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने उसकी कीमत को समझा और अविवेकपूर्ण कार्य से बचने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की ओर देखते हुए कहा, मान्यवर, जब आप धन की हानि का जोखिम नहीं उठा सकते, तो न्याय की गरिमा को बिना सोचे समझे नष्ट करने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? मेरा उद्देश्य केवल ये सिद्ध करना था कि विवेक, प्रूडेंस ही सबसे बड़ा धन है। एक सच्चा न्यायाधीश वही है जो कानून के साथ साथ समझदारी और दूरदर्शिता का भी पालन करे, न कि केवल आंख मूंदकर किसी आज्ञा का पालन करे। बीरबल का ये तर्क सुनकर महाराज अकबर संतुष्ट हुए और दरबार में चारों ओर उनके बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होने लगी। महाराज अकबर ने संतुष्टि की गहरी सांस ली और गर्व से बीरबल की ओर देखा। उन्होंने खड़े होकर दरबारियों से कहा, बीरबल ने आज सिद्ध कर दिया कि किसी भी नियम का पालन बिना विवेक के करना स्वयं नियम की आत्मा को मार डालता है। मुख्य न्यायाधीश ने भूल की थी, पर यह भूल अब सभी के लिए एक मूल्यवान सबक बन गई है। उन्होंने न्यायाधीश को क्षमा करते हुए तुरंत आदेश दिया कि भविष्य में राज्य के सभी निर्णय केवल आज्ञा के बल पर नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और समझदारी की कसौटी पर परखे जाएंगे। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे वजीर नहीं, बल्कि मेरी बुद्धि के संरक्षक भी हो। इस घटना के बाद राज्य में न्याय की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आया। सभी अधिकारियों ने यह जान लिया था कि बिना सोचे समझे आज्ञा का पालन करना आसान है, लेकिन समझदारी का साथ देना ही सच्ची शक्ति है। राज्य में शांति और न्याय का वातावरण छा गया था, परंतु बीरबल जानता था कि समझदारी एक सतत प्रयास है। कुछ ही हफ्तों बाद एक नए प्रकार की चुनौती सामने आई। दरबार के कुछ नए अधिकारी, जो अकबर की पिछली आज्ञा के बाद अत्यधिक सतर्क हो गए थे, अब हर छोटे से छोटे मामले को इतना अधिक विचारने लगे थे कि निर्णय प्रक्रिया धीमी पड़ गई। वे इस डर से काम नहीं कर रहे थे कि कहीं उनकी समझदारी की परिभाषा में कोई त्रुटि न निकल जाए और उन्हें दंडित होना पड़े। अति सावधानी ने एक तरह की निष्क्रियता को जन्म दे दिया था। एक दिन राज्य के महत्वपूर्ण व्यापारिक करों, टैक्स से संबंधित एक आवश्यक निर्णय लंबित रहा, क्योंकि कोई भी अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अकबर ने निराशा से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, समझदारी का अर्थ केवल सावधानी नहीं है, बल्कि समय पर निर्णय लेने का साहस भी है। अत्यधिक सावधानी भी निष्क्रियता बन सकती है। ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कुएं के किनारे खड़ा पानी की शुद्धता पर विचार करता रहे और प्यासा ही मर जाए। बीरबल ने अधिकारियों को यह सिखाया कि सबसे बड़ी मूर्खता सही समय पर सही कदम न उठाना है। समाप्त।